सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में दोस्तों एक बार फिर मैं हाजिर हूं आप लोगों के साथ चर्चा करने के लिए। और हमारे साथ हैं संजय गोस्वामी जी, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं और सी टाइम्स के समाचार संपादक भी हैं। नमस्कार। संजय भाई, बिहार काफ़ी सरगर्म था, चुनाव को लेके बहुत से मुद्दे थे, महागठबंधन और एनडीए और तमाम दलों के बीच से बहुत सारी बातें उठी। राहुल गांधी ने इस बीच में हाइड्रोजन बम टाइप कुछ मुद्दे लेके आए, वोट चोर गद्दी छोड़ जैसी बातें भी उठी। लग रहा था चुनाव में कुछ स्थितियां महागठबंधन के साथ बराबर की होंगी, एनडीए और इनकी। लेकिन अभी जिस तरीके से परिणाम सामने आए, तो क्या लग रहा है आपको कि उसमें खास बात क्या रही होगी? महागठबंधन पीछे हो गया और एनडीए 2 सैकड़ा सीटों से आगे हो गई। अभी आज जो दिनवा घटनाक्रम चल रहा है वो अभी भी कंटिन्यू है। अभी परिणाम तो आए नहीं हैं, इनको हम नहीं कह सकते कि परिणाम आ चुके हैं, लेकिन एक रुझान जो आ रहे हैं उससे स्थिति बिल्कुल क्लियर हो चुकी है कि एनडीए को सर्वाधिक सीटें, और मुझे लगता है 200 प्लस सीटें उनको मिल रही हैं। अभी तक जो भी अनुमान लगाए गए थे वोटिंग के बाद, समाचार चैनलों के माध्यम से पता चला, सोशल मीडिया के माध्यम से पता चला कि 150 के आसपास एक अनुमान लगाया गया था, लेकिन एनडीए ने इन सारे आंकड़ों को पीछे कर दिया। एक या दो किसी जो सर्वे करने वाली एजेंसीज हैं उन्होंने ज़रूर 180 से लेके 200 तक का अनुमान लगाया था और लोग उस पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बात विश्वास की है। जो परिणाम सामने आए हैं वो एनडीए पर ज़्यादा विश्वास किया है वहाँ की जनता ने, जो सबसे ज़्यादा सकारात्मक एनडीए के लिए जो रहा है रिजल्ट। और एनडीए ने जो घोषणाएं की उन पर लोगों ने भरोसा किया। उनके जो विकास का एजेंडा था उसको लोगों ने स्वीकार किया है। संजय भाई, एक बात आती है, लगातार अभी देखने में आ रहा है, चाहे राजस्थान हो, चाहे छत्तीसगढ़ हो, मध्य प्रदेश हो, महिला वोटर जिस तरीके से एनडीए ने एक नए तरीके से महिला वोटर्स को अपने उसमें कर लिया है, वो एक वोट बैंक बन गया है। और बिहार में भी लगभग यही स्थिति थी। 10,000 रुपये महिलाओं को जो घोषणा की गई, क्या लगता है इसका सीधा असर पड़ा? देखिए, भारतीय जनता पार्टी हो या एनडीए के गठबंधन हो, वो इस बात को समझ चुका है कि महिला मतलब आधी आबादी। अगर महिलाओं को लक्षित करके कोई घोषणाएं की जाती हैं और महिलाओं को लक्षित करके ही कोई आपकी घोषणा पत्र में कोई योजना, कार्य योजना आप उनके सामने रखते हैं कि हम भविष्य में ये करने वाले हैं महिलाओं के लिए, या लेटेस्ट मतलब हम ये शुरू कर रहे हैं तत्काल, तो उस पर महिलाएं का एक बड़ा वर्ग सीधा सीधा एनडीए या घोषणा करने वाली पार्टी से जुड़ जाता है। वही मध्य प्रदेश के अंदर हुआ था। लाडली बहना, आपको ध्यान हो, शिवराज सिंह जी ने जब सत्ता संभाली थी, उसके बाद जब पहला चुनाव आया 2003 के बाद 2008 में, तो लाडली लक्ष्मी योजना लाए थे। वो हर घर तक वो उस योजना के माध्यम से सरकार की पहुंच हो गई थी, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की पहुंच हो गई थी। और लोगों ने, हर घर में महिलाओं ने उस बात को स्वीकारा था। उन्हें लगता था कि हमारा भविष्य इस सरकार, इसी नेतृत्व की सरकार के हाथों में सुरक्षित है, और भरोसा किया और पुनः सरकार बनी थी। पिछले चुनाव भी लाडली बहना योजना के जो सामने आई वो भी शिवराज सिंह जी ने ही शुरू की थी, जिसके परिणाम भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में गए। और निश्चित रूप से जहां अनुमान लगाया जा रहा था कि सरकार कैसे बनेगी, कितने अंतर से बनेगी, उसने एक लंबे अंतर से पुनः सत्ता हासिल कर ली। वही हमारा कहना है कि ठीक लगातार वैसा ही बिहार में हुआ है, अन्य राज्यों में भी देखने मिल रहा है। मगर आप बिना किसी काम के
अगर राशि बांट रहे हैं तो ये कोई अच्छी सोच नहीं कही जा सकती। नहीं, इसमें उनका एक जो पक्ष है कि महिलाओं को रोजगार स्थापित करने के ये लिए ये बिहार में शुरू हुआ है और बिहार में इस पैटर्न में काम किया है उनने, बहुत अच्छी तारीफ की बात है। अगर महिलाएं स्वावलंबी होती हैं, महिलाएं स्वरोजगार की ओर से जुड़ती हैं तो निश्चित रूप से उन लोगों के घर मजबूत होंगे, महिलाओं को काम मिलेगा। जो 2 घंटे 4 घंटे 6 घंटे अगर वो अपने 24 घंटे में से निकाल के लगाती हैं तो निश्चित रूप से उनकी आर्थिक आय बढ़ेगी, परिवार सुदृढ़ होगा आर्थिक रूप से, और ये इसको अच्छी पहल की जा सकती है। संजय भाई, एक सवाल उठता है कि चुनाव के पहले ही इस तरह की घोषणाएं होती हैं। अब मध्य प्रदेश में अभी 1500 रुपये मिल रहे हैं लाडली बहना को, इनको भी 10,000 मिलने लगे। चुनाव के समय घोषणा करेंगे तो उसका अर्थ ये होता है कि महिलाओं के वोट खरीदने का प्रयास बात प्रलोभन की आने लगती है। मैं आपकी बात से स्वीकार करता हूँ कि, और अक्सर ये तो राजनीति है मिश्रा जी, जो भी घोषणाएं की जाती हैं वो चुनाव के एन वक्त पे की जाती हैं, लोगों को अपनी पार्टी की ओर या अपनी ओर आकर्षित करने का एक माध्यम बन जाती है घोषणाएं, और उसमें कौन बाजी मान ले जाता है। पिछली बार जब इन्होंने शुरू किया था लाडली बहना की योजना में, तो कांग्रेस ने उससे 1.5 गुना राशि की घोषणा कर दी थी कि हम 1500 रुपये देंगे कब, जब हम सत्ता में आ जाएंगे। और जो वर्तमान सत्ता में है निश्चित रूप से उस पर भरोसा ज़्यादा रहेगा लोगों का, वही हुआ। अभी भी एक चीज़ आती है, जिस तरीके से कांग्रेस लगातार अभी 2003 से देखें तो कांग्रेस पिछड़ती जा रही है। हर चुनाव, लगभग बहुत सारे चुनाव हार गए। राहुल गांधी में काफ़ी कुछ ऊर्जा की बात होती थी, 15 दिन उन्होंने बिहार में यात्राएं की और एक जन सैलाब भी उमड़ा। तो लोग क्या है, अब इस तरीके के यात्राएं और नारों से बचना चाहते हैं। क्या है, आप देखिए कि बिहार में जो चुनाव लड़ा गया, एनडीए की अगर हम बात करते तो एनडीए में नीतीश बाबू की पार्टी जनता दल यू, भारतीय जनता पार्टी और तीसरा चिराग पासवान, ये तीनों ही मजबूत दल के रूप में वहाँ स्थापित थे। उनमें आपस में कोई खटास नहीं थी। जैसे भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू में जब सीटों के बंटवारा की बात आई तो उनको उठा के उन्होंने सीधी बराबर की सीट ली। 101 सीट भारतीय जनता पार्टी को मिली, 101 सीट जेडीयू को मिली, और हमें लगता है 2 दर्जन से कुछ ज़्यादा सीटें चिराग पासवान को मिली। सभी ने मेहनत की, उनके बीच में कोई टकराव नहीं था। इसके अगर विपरीत हम बात करते हैं महागठबंधन की, तो वहाँ पर देखने में तो तेजस्वी की पार्टी आरजेडी, कांग्रेस प्लस वामपंथी दल, हाँ, ये सब मिलके थे, पर बीच में लेकिन अंदर टकराव चल रहा था। टकराव था, मुख्यमंत्री पद को लेकर टकराव होने लगा। वो जो मोदी जी ने एक जगह सभा में कहा कि कनपटी पे कट्टा रख के मुख्यमंत्री के नाम की घोषणा कराई गई, वो बात कहीं बहुत हद तक सही है कि तेजस्वी के नाम की जो घोषणा हुई थी उस पर सभी एक राय नहीं थे। कहीं न कहीं दबाव बनाकर, कट्टे का अर्थ ये है कि कोई असलहा लेके या हथियार लेके नहीं किया, लेकिन एक दबाव शब्द जो आता है कि दबाव बनाकर तेजस्वी के नाम की। अच्छा, एक चीज़ और आती है, लालू यादव जी जब मुख्यमंत्री रहे, राबड़ी देवी भी मुख्यमंत्री रहीं, उस समय जो बिहार में कानून व्यवस्थाओं की स्थिति थी, जिसको बाद में मोदी जी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने जंगल राज बोला, तो लोगों को अभी वो चीज़ याद है। निश्चित रूप से जब लालू जी की सरकार रही है तो वहाँ पे कानून व्यवस्था पर नियंत्रण शासन का या प्रशासन का नहीं हो पा रहा था। वहाँ की जो बदमाशी थी उस पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। बढ़ते अपराधों पर नियंत्रण नहीं हो पा रहा था। वहाँ पे अपहरण की घटनाएं हैं, हत्याएं हैं, बेखौफ हो के चल रही थी, इसलिए उसको जंगल राज कहा गया। ठीक उसके बाद जब नीतीश बाबू आ गए, इन्होंने अपने हाथ में कमान ली सत्ता की जब, और उसके बाद उन्होंने जो प्रयास किए तो एक सकारा वहाँ पर लोग, अगर छपरा के पास 6-8 किलोमीटर, हमारे पास एक परिचित था बिहार का लड़का, यहाँ पे जबलपुर में काम करता था, वो बताता था कि अगर हम लोग 5 बजे के बाद अगर
पटना या छपरा स्टेशन पहुँचे, वहाँ से 5 किलोमीटर भी दूर हमारा घर है, तो हम लोग पूरी रात स्टेशन पर सोते थे। वहाँ सुरक्षित महसूस करते थे, घर जाने में असुरक्षा थी। लेकिन जब से नीतीश बाबू आए हैं, ऐसा उसने स्वयं बताया कि जब नीतीश बाबू ने सत्ता संभाली तो बेखौफ होकर रात में 12 बजे और 1 बजे भी वो अपने घर चला जाता था। अच्छा, एक चीज़ और बड़ी अच्छी हुई है, सड़कें बहुत अच्छी हुई, विकास के बहुत सारे काम हुए। विपक्ष ने कुछ मुद्दे पकड़े जरूर जी। एक पलायन, दूसरा बिहार में रोजगार और औद्योगिक क्रांति की बात की गई कि इंडस्ट्रीज डेवलप की जाएंगी। लेकिन जनता जो है कहीं ना कहीं लालू यादव यानी उनके परिवार के लोगों के बीच से अभी भी उतना भरोसा नहीं कर पाई। बात यही आई है इस चुनाव में, जो परिणाम आपके सामने दिख रहे हैं, 202 34 का जो आंकड़ा अंतर, बहुत बड़ा एक अंतर दिख रहा है, उसका मुख्य कारण ही यही है कि भरोसे में किस पर भरोसा किया गया और किस पर भरोसा नहीं किया गया। अच्छा, आप एक और चीज़ पे गौर करें, जन स्वराज पार्टी जी। प्रशांत किशोर जी, जो कि देखा जाए तो 2012 से लगातार इलेक्शन मैनेजमेंट, स्ट्रेटजी बनाना, इन सब कामों में लगे थे। पहले मोदी जी के लिए काम किया, फिर बीच में केजरीवाल के लिए भी उन्होंने चुनाव के समय की रणनीति बनाई। इस बार वो खुद रण में थे, जी। लेकिन उनका खाता भी नहीं खुला। प्रशांत किशोर को अभी हमने जब सुना है चुनाव के पहले, वो मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में थे। उन्हें लग रहा था कि हम निर्णायक स्थिति में होंगे, किसी भी पार्टी की सरकार बने, ज़रूरत हमारी पड़ेगी। उस बात को जनता ने स्वीकार नहीं। आप एक रणनीतिकार तो हो सकते हैं, लेकिन रण के योद्धा नहीं हो सकते, इस बात में फ़र्क होता है। अच्छा, ये वोटों का जो एक तरह से देखें डिवाइड हुए हैं जिस तरीके से, ओबीसी भी मैदान में थे और जन स्वराज पार्टी भी, कहीं ना कहीं जो असंतोष की मत मिलना चाहिए था, सरकार के खिलाफ जो विरोध होना था, उसके मतों का विभाजन भी महागठबंधन के लिए नुकसानदेह हुआ होगा। नहीं, क्या होता है, जैसे पोलिंग का परसेंटेज होता है कि अगर सामान्य से ज़्यादा, सामान्य एक ज़्यादा 60 से 65 के बीच में, एक सामान्य 60 62 63 ऐसा कुछ अगर है आंकड़ा, इतने प्रतिशत अगर यदि मतदान हो रहा है तो उस पर भरोसा, मतलब लोगों को अनुमान लगाना मुश्किल हो जाता है कि क्या होने वाला है। और जब इससे ज़्यादा होता है तो लोग एंटी इनकम्बेंसी की बात करने लगते हैं कि अब ये सरकार के खिलाफ जाएगा। इस चुनाव में भी 67% करीब पोलिंग का आंकड़ा सामने आया था। लोगों को लगने लगा था कि ये जिसको हम सुशासन कह रहे हैं यहाँ पर, उसके खिलाफ वोटिंग हुई है और निश्चित रूप से जो विपक्ष है उसको मजबूती मिल जाएगी। लेकिन हुआ उसके विपरीत, यानी सभी परिभाषाएं बदल चुकी हैं। अब ज़्यादा परसेंटेज अगर आता है मतदान का, तो ये माना जाना चाहिए कि सरकार के प्रति समर्थन भी है, मतदाता का भरोसा। अब वो मिथक नहीं रह गया है कि ज़्यादा परसेंटेज हो गया है तो सरकार के खिलाफ है। हाँ हाँ, ये भी हो सकता है कि ज़्यादा परसेंटेज वो सरकार के पक्ष में लोग निकल कर आए हैं। भाई, नीतीश बाबू के स्वास्थ्य को लेके विपक्ष ने मुद्दे उठाए थे। उनने कहा वो केवल एक मुखौटा है और अभी तक एनडीए ने इनकी घोषणा नहीं की है, ये पता नहीं बाद में इनको मुख्यमंत्री नहीं बनाएंगे। लेकिन लगा कि आरजेडी को लेके लोगों में भरोसा था और उन्होंने काम भी किया। जनता दल यू को लेके जब सामने आए, आरजेडी ने इस तरीके की बात भी उठाई बार बार कि भाई नीतीश कुमार जो हैं वो अस्वस्थ हैं। नहीं, राजनीतिक पंडित जो अभी भी हैं वो इस बात पर अभी भी अपनी स्थिरता बनाए रखे हैं, अड़े गए हैं वो, कि हो सकता है, इस बात के चांसेस ज़्यादा हैं कि नीतीश बाबू अगले सीएम नहीं होंगे बिहार के, कोई नया चेहरा वहाँ पे सामने आ सकता है। इस बात को जो राजनीतिक विश्लेषणकार हैं, जो अच्छी परख रखते हैं राजनीति पर, उनका सोचना यही है। अच्छा, बीच में सम्राट चौधरी का मुद्दा भी बड़ा गूंजा, बहुत तरीके के आरोप लगे और बहुत सारी बातें सामने आई। लेकिन हमने देखने में आ रहा है जिस तरीके से परिणाम आ रहे हैं कि जनता ने सिर्फ मुद्दों को पकड़ा है, उन्होंने व्यक्ति पर नहीं ध्यान दिया, कौन व्यक्ति कैसा है। पार्टी के जो कार्य योजनाएं हैं उन पर उनने चर्चा की जनता ने,
बिहार की जनता का अब वो रवैया नहीं दिखता है जो कुछ सालों पहले तक चर्चा में रहता था। महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जिस तरीके से वहाँ पे एक धुआंधार सभाएं की, रैलियां की, उसका भी बहुत कुछ असर रहा और बहुत लोगों को भरोसा है। और मोदी जी के लिए ये एक बड़ी चीज़ होती है कि मोदी जी पे बिहार ने अटूट तरीके से भरोसा किया, विश्वास किया है। निश्चित रूप से देखो, मोदी जी का कद आज जो है अकेले भारत नहीं विश्व में भी एक स्थान बना चुका है और उस कद के अनुरूप लोगों ने उन पर भरोसा किया। उसी का ही परिणाम था कि जो रिजल्ट्स सामने आए हैं, जो अनुमान से ज़्यादा सीटें मिली हैं, निश्चित रूप से इसमें बहुत बड़ा हिस्सा मोदी जी के व्यक्तित्व का योगदान जो है। एक और अच्छी चीज़ ये है कि एनडीए में चुनावी रणनीति जो बन रही थी वो अमित शाह जी के इशारे पे चल रहा था। अमित शाह जी ने बहुत अच्छे से पूरा हर जगह पे किस तरीके से सभाएं होंगी, किस तरीके से कौन नेता जाएंगे, सभी जगह से, हर जगह से मुख्यमंत्री लोग वहाँ सभा करने पहुँचे भारतीय जनता पार्टी के, और बाकायदा उन्होंने जनता दल यू के नेताओं को भी सम्मान दिया। लेकिन यहाँ अगर महागठबंधन में देखें तो चुनाव की जो रणनीति थी वो बिखरी हुई थी। यहाँ नेतृत्व तो नहीं दिख रहा था। अगर बिहार का चुनाव तो चर्चा में केवल दो लोग थे महागठबंधन की ओर से, एक तेजस्वी यादव, दूसरे राहुल और दूसरे राहुल गांधी। तीसरा नेता आप बताइए जिसकी चर्चा की जा सके। वहाँ पे जब हम एनडीए की बात करते हैं तो मोदी जी ने जो धुआंधार वहाँ पर प्रचार किया, रैलियाँ की, अमित शाह जी गए, जेपी नड्डा जी ने भी प्रयास किए अपने स्तर पर, पूरी ताकत लगाई। इसके अलावा अगर बात होती है तो योगी जी की भी बात होती है। हाँ, योगी जी ने भी सभाएं की, गए वहाँ पर। डॉक्टर मोहन यादव जो मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्होंने भी कई सफल सभाएं की हैं वहाँ पर। शिवराज सिंह भी पहुँचे। शिवराज सिंह जी तो निश्चित रूप से उन्होंने अपनी जो शैली है उससे लोगों को आकर्षित किया ही है, और उसी सबके जो मिलजुल का जो प्रयास किए गए उसके परिणाम सामने। तो ये माना जाए कि नीतीश कुमार जी के मुख्यमंत्री बनने में अभी कुछ संदेह है। अगर राजनीतिक पंडितों की बात में भरोसा किया जाए तो इसमें कोई दो राय नहीं है कि नीतीश कुमार जी की जगह एक नया चेहरा सामने आ सकता है। हो सकता है कोई युवा चेहरा सामने आ जाए। और दोस्तों, राजनीति में बहुत कुछ होता है, उलटफेर होता है, चेहरे बदल जाते हैं और घटनाओं के मोड़ भी बदल जाते हैं। जैसा कि कहा जाता है कि राजनीति का जो दिन होता है वो अलग होता है और दूसरी सुबह कुछ और होती है। लेकिन भारतीय लोकतंत्र की ये खूबी है कि आम मतदाता अपनी वोट का सही उपयोग करता है और लोकतंत्र को मजबूत करता है। जिस तरीके से बिहार के चुनाव के नतीजे आए हैं उससे ये तय है कि हमारा लोकतंत्र और हमारा संविधान सुरक्षित हाथों में है, और जनता ने जिस तरीके से अपना निर्णय दिया है, एनडीए को एक बार फिर विजय मिली है, चौथी बार। अब देखना है कि नीतीश कुमार बतौर मुख्यमंत्री शपथ लेते हैं या कोई और चेहरा सामने आता है। सी टाइम्स के मंथन कार्यक्रम में आज बस इतना ही। संजय भाई, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।